जय माता जी गाइस, कैसे हो यार आप सब लोग। तो गुड मॉर्निंग। ठीक है। ऑब्वियसली 10th आज है, 12th ऑफ जनवरी। आई थिंक 12th ऑफ जनवरी ही है। ठीक है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आज है। ठीक है। सो आज फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो क्या है क्या नहीं है क्या सीन है। उसके अलावा तीन बड़ी न्यूज़ जो बिग बिग अपडेट्स आए हैं 2025 में, उसके आपको हाईलाइट टॉपिक्स बता दूं तो भाई ऑब्वियसली बात आपको इमेजेस शो हो जाएगी। साथों साथ द नंबर ऑफ फॉरेन वर्कर्स इन क्रोएशिया सस्टेनेबली राइज। ठीक है। एक वो टॉपिक होगा हमारा इस वीडियो के अंदर, ह्यूज पे डिफरेंस बिटवीन क्रोएशियन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है। दोनों के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। क्या टैक्सेशन पॉलिसी है, कब इम्प्लीमेंट हो रही है, कितने पैसे मिलेंगे, क्या होगा, सारी चीज़ें इसमें डिस्कस होगी। उसके साथ साथ यूरोपियन जोन अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है। एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या भाई, बेरोज़गारी जो बातें चलती है कि भाई काम नहीं मिल रहा है, क्या सीन है, क्या सिनेरियो है। इन तीनों चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। साथों साथ आपको इमेजेस शो हो रही होगी। सब कुछ ऑफिशियली बातें होती है, आपको पता है। कुछ भी ऑफिशियली गवर्नमेंट के साइड से आता है वो ही मैं डिस्कस करता हूँ, बातें होती है। थोड़ी बहुत रिसर्च एनालिसिस भी करते हैं। जो भी बंदा भाई इस चैनल पे नया है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। आप पढ़ भी सकते हैं, साथ साथ पॉज करके आप देख भी लीजिएगा तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। और भाई ये वीडियो शायद थोड़ा सा बड़ा हो, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। तो अब देखो भाई, नंबर ऑफ फॉरेन वर्कर्स इन क्रोएशिया सस्टेनेबली राइज। ठीक है भाई, सबको पता है, ऑब्वियस बात है कि हर ईयर ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा वर्क परमिट इश्यूज़ करते हैं। जो 2023 में था 1,41,000, इस बार था 1,71,000 के आसपास ऊपर कुछ है। तो इस बार शायद ये लोग देंगे, मुझे लगता है शायद 2 लाख, 2,12,000, 2,13,000 का टारगेट दिया है। ठीक है। तो इनका देर आर सिग्निफिकली इंक्रीज द नंबर ऑफ फॉरेन वर्कर्स इन क्रोएशिया। ठीक है। सस्टेनेबली राइज हुआ है। अब इनका बोलना है कि अप्रोक्सीमेटली 2,06,500। ठीक है। रेसिडेंशियल एंड वर्क परमिट फॉरेन इशू हुए क्रोएशिया के एज पर मिनिस्ट्री MUP के हिसाब से। ठीक है। 20% मतलब प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो 20%, तो शायद इस बार 25%, तकरीबन तकरीबन 2,30,000 वर्क परमिट्स इशू होंगे। आपको पता है यार कि कौन से सेक्टर में होंगे। आपने ज़रूर वो वीडियो मेरा लास्ट अगर नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिएगा। ठीक है। मेजर परमिट्स वर इशूड फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इसमें भी आपको मैं दिखाऊंगा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हुए थे 75,000, भाई 75,000 वर्क परमिट सिर्फ कंस्ट्रक्शंस में हुए थे। 56,000 हुए थे हमारी हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म सेक्टर में। आपको पता है यार, बहुत मेजर सेक्टर है ये। रेस्टोरेंट हो गया, बार हो गया, इन सारी चीज़ों में। और इंडस्ट्रियल सेक्टर में हुआ 28,500। 28,500 इंडस्ट्रियल सेक्टर में। आप समझ सकते हो, वायरमैन हो गया, ठीक है, टाइलिंग का काम हो गया, और बाकी जो दूसरी चीज़ें होती है उसके अंदर इतना ज़्यादा। मतलब कि इन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्कर को ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कंस्ट्रक्शन का काम ज़्यादा है। कैम गार्ड मार्क जैसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हायरिंग करती है भाई। इनका प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं क्योंकि अभी डेवलपिंग हो रही है ना। तो जो हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ थी उनको रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। तो रिकंस्ट्रक्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा लगता है। यहाँ पे जो राजा के महल और ये सारा था तो उनको रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो भाई कम से कम 6 से 7 साल लगते हैं हर चीज़ में। क्योंकि इनका काम वो नहीं कि भाई 6 दिन में या फिर 6 महीने में, 1 साल के अंदर सारा चीज़ ख़त्म करो। नहीं, अच्छी तरीके से, मतलब कि आपको पता है कि जब खर्चा करते हैं फॉरेनर्स तो अच्छे, मतलब कि इनका है कि लॉन्ग टर्म के लिए चले, 100 साल तक के लिए चले, 500 साल तक का। मतलब कि एक बार ऐसी चीज़ बना दो कि ज़्यादा से ज़्यादा चले, है ना। इसीलिए ज़्यादा टाइम लगता है बनने में भी। उसके बाद द हाईएस्ट नंबर ऑफ रेसिडेंशियल वर्क परमिट्स लास्ट ईयर वर इशू टू द सिटीजन्स ऑफ बोस्निया। बोस्निया को ये लोग बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है। उसके बाद नेपाल, नेपाल को 53,600 वर्क परमिट इशू हुए थे लास्ट ईयर। ठीक है। साइबेरिया को हुए थे
28,000, ठीक है। और इंडिया को हुए थे 20,500 एंड फिलीपींस को हुए थे 14,700। भाई मतलब कि आप 25% इंक्रीमेंट कर दो तो भाई तकरीबन इस साल शायद 27,000 के आसपास कुछ वर्क परमिट इशू होंगे इंडिया को। लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा ही होते हैं यार, मतलब कि ज़्यादा होते हैं शायद। लेकिन इनकी रिपोर्ट है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले तो नॉर्दर्न क्रोशिया, ठीक है, रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ परमिट फ्रॉम द फॉरेन वर्कर्स विद द अराउंड, भाई 10,000 इशू हुए सिर्फ नॉर्दर्न क्रोशिया से, ठीक है, जो 22% ज़्यादा है हर साल यार। 25% ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि देखो सिर्फ मतलब कि आ रहे हैं तो इस कंट्री से दूसरी कंट्री में जा भी तो रहे हैं ना कुछ लोग, ठीक है। तो माइग्रेशन भी चलता रहता है साथ में। तो आप ये मत सोचिए कि हर साल भाई इतने लोग वहाँ पे क्या करेंगे, नहीं, यहाँ पे आते हैं तो यहाँ से भी भाई हर साल, मतलब कि ये नहीं कि ज़रूर यहीं पे रहते हैं कंट्री में, नहीं, दूसरे कंट्री में लोग माइग्रेट हो जाते हैं, या फिर किसी का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है तो शायद रीन्यू ना हो तो उनको इंडिया भी जाना पड़ता है। तो अलग अलग रीजंस हैं, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा कि भाई क्या क्या सीन है। आगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट के ऊपर भी हम लोग बातें करेंगे, तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, ओके। उसके बाद आप देख सकते हो भाई 4,400 परमिट्स वर इशू टू द फॉरेन वर्कर रिप्रेजेंटिंग एट 12% डिक्रीज, ठीक है। उसके बाद है कि ओके, आप ये सब लोग पढ़ सकते हो यार, ठीक है। इसमें तो ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है नहीं। मीन वाइल द कंट्री वॉज रिमार्क 72%, ओके, मतलब कि आपको पता है कि हर साल 25 से 26% इंक्रीमेंट होता है वर्क परमिट्स का। तो आप ये मत समझिए कि वर्क परमिट्स देना बंद कर दिया है, नहीं, इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन सेक्टर्स बदलते रहते हैं। आपको पता है हर बार एक ही सेक्टर के ऊपर फोकस नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ मेजर सेक्टर होते हैं जो हमेशा कॉमन रहते हैं। जैसे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो गया, जहाँ पे भाई हमेशा डिमांड रहती ही रहती है ना। कंस्ट्रक्शन हो गया कि उसमें भी डिमांड रहती है। तो कुछ ऐसे सेक्टर्स आप पकड़िए जिसके अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड हो, तो आपको वर्क परमिट्स इशू होने में कोई ज़्यादा दिक्कत ना आए। उसके बाद आप देख सकते हैं क्रोशिया हैज़ ओवर 80,000 फॉरेन वर्कर्स इन 2022, सॉरी 2021 में, और 2022 में था 1,20,000, और 2023 में था 1,70,000, और अब 2024 की रिपोर्ट मुझे लगता है शायद 2,06,000 हुआ है। 2025 में अब शायद से शायद 2,50,000 पहुंच जाएगा, 110%। तो आप मतलब सोचिए 2.5 लाख वर्क परमिट्स करेंगे, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, सक्सेस रेट ज़्यादा है ना। तो ये तो हो गई भाई परमिट्स की बात, जो मेन आती है कि आपको मतलब अपॉर्चुनिटी पता चल जाए कि क्या क्या सिनेरियो है, कितना सक्सेस रेशियो हो सकता है। हाँ, सेक्टर थोड़े बदल सकते हैं। आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आ रहे हो, हॉस्पिटैलिटी में आ रहे हो, तो भाई सक्सेस रेशियो है 80 to 85% है ही है। तो उसमें आप दिक्कत लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है किसी को भी, ओके। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, पैसे की, मतलब ह्यूज पे डिफरेंस। हाँ, हो चुकी है इंक्रीमेंट, 970 यूरो ऑफिशियली भी आ गया है भाई। पहले तो ऑफिशियली नहीं था, मतलब लॉ आ गया था, लेकिन थोड़ा सर्कुलर भी आने में देर लगती है यार, लेकिन अब तो ऑफिशियली आ गया है, ठीक है। लेकिन अब पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में क्या डिफरेंस है, आपको पता ही है कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर क्या होता है। अगर नहीं पता है तो शॉर्ट में बता दूं कि भाई कुछ कंट्रोल होता है पब्लिक सेक्टर में, जहाँ पे उनका थोड़ा दबदबा चलता है, थोड़ा बहुत कम दे सकते हैं। थोड़ा बहुत कम देने का मतलब ये नहीं है कि भाई गवर्नमेंट का लॉ मत मानो, नहीं, मानने पड़ेंगे, लेकिन वहाँ पे 19-20 होता है। मतलब कि किसी का टैक्स काटा जाता है, किसी का बचाया जाता है, मतलब उनका बचाया जाता है, मतलब ये लोग भी गवर्नमेंट से बचा रहे हैं, मतलब 19-20 हो जाता है। तो मतलब कि उनको कैश में थोड़ा दे दे, मतलब आपको समझ सकते हो कि मैं पूरा डिटेल में नहीं बता सकता हूँ आपको, है ना, इस चीज़ के बारे में। आप समझ जाइए कि भाई थोड़ा बहुत प्राइवेट सेक्टर में घपला होता है और पब्लिक सेक्टर में नहीं होता है, ठीक है। अब भाई जनवरी 11, 2025 वेजेस हैव जनरली राइज, ठीक है। तो भाई ऑब्वियस बात है, मैं भी थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ क्योंकि अभी तक मैंने भी अच्छी तरीके से पढ़ा नहीं है। तो आप भी भाई साथ साथ पढ़ते रहिएगा ताकि आपको भी ज़्यादा पता चले। डिफरेंस बिटवीन द क्रोशियन पब्लिक सेक्टर, ओके, ठीक है। देखो पहले नेट एवरेज सैलरी देते थे
1340 यूरो। मतलब बेसिक अगर हम लोग बोले चाहे तो भाई 1340 एवरेज आती है, मतलब कि साल की लोग मिला के डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाई 12 कर दो तो एवरेज आ जाती है। लेकिन बेसिक अगर आपको मतलब फॉरेन वर्कर्स की नहीं, ये लोग हर एक बंदे की मिला के बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये लोग सिर्फ फॉरेन वर्कर्स की एवरेज अगर मैं आपको बता दूँ तो 850 से 900 यूरो, 1000 यूरो तक आराम से आ जाती है। दिक्कत लेने की बात नहीं है, ज़्यादा ही कमाते हैं। बेसिक आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इनका बोलना है कि ज़ैग्रेब सिटी जो है वहाँ पे वेजेस ज़्यादा है, स्प्लिट में तो उससे भी ज़्यादा है। ज़ैग्रेब का इनका बोलना है कि 1515 सैलरी दी जाती थी, है ना। तो 1515 सैलरी अगर दी जाती थी, मतलब एक्सपेंस तो भाई चलो बात अलग है, ठीक है। टैक्स मतलब टैक्स के पहले की सैलरी है, टैक्स कटने के बाद तो कम हो जाती है, शायद 1000 तक पहुंच जाती होगी या फिर 1100 के आसपास, ठीक है। 25 से 26% टैक्स कटता है, वो भी आगे आपको डिस्कस इसमें करेंगे हम लोग डेफिनेटली। साथ साथ आप पढ़ते रहिएगा, ठीक है। तो ज़ैग्रेब में स्प्लिट में ज़्यादा है सैलरी, लेकिन एक्सपेंस भी तो एज़ कम्पेयर वहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, ठीक है ना। तो फर्स्ट सैलरी दैट द एम्प्लॉय रिसीव इन द जनवरी विल बी द टैक्स अकॉर्डिंग टू न्यू टैक्स रूल। जो टैक्स का न्यू इम्प्लीमेंटेशन हुआ, आपने मेरी तो डेफिनेटली जो ओल्ड वीडियोस होगी उसमें देखिएगा, मैंने बताया है टैक्स का जो न्यू इम्प्लीमेंटेशन रूल हुआ था, ठीक है। इम्पोर्टेंट ऑफ विच इज़ द इंक्रीज द पर्सनल डिडक्शन फ्रॉम 560 यूरोज टू 600 यूरोस। मतलब कि जो 560 यूरो मैक्सिमम करते थे, अब उससे 600 यूरोस मतलब 40 यूरोस का इंक्रीमेंट हो चुका है। मतलब कि तकरीबन 7.5-8% ज़्यादा हो चुका है भाई। इतनी मतलब 600 यूरो तो किसी की, जिसकी ज़्यादा होगी ऑब्वियस सी बात है उसकी ज़्यादा काटी जाएगी। 25% कटता है सैलरी यहाँ पे टैक्सेशन। मतलब कि अब ये अगर आपकी एवरेज से ज़्यादा हो, मतलब 1600 1500 1600 यूरो होगी तो आपकी ऑब्वियस सी बात है कटेगी। प्राइवेट सेक्टर में बच जाती है, कैश दे देते यार वो लोग, ठीक है। आप समझ जाओगे, लेकिन कहीं अच्छी कंपनी में है तो वो भाई टैक्स काट के ही पैसा देती है, ठीक है। विच विल ब्रिंग द इंक्रीज इन द सैलरी बाय अबाउट 8 यूरोस, ठीक है। ज़ैग्रेब सैलरी एडिशनल 4 to 5 यूरोस आफ्टर मार्च। हाँ देखो, मार्च में इन्होंने बोला है कि भाई मार्च के बाद सैलरीज फरवरी में इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, शायद फरवरी या मार्च में, आगे भी इन्होंने बताया है, ठीक है। पर्सनल डिडक्शन, ठीक है, 12 से 15 यूरो विल बी द रिजल्ट द अपकमिंग इनकम टैक्स रेट ड्यू टू दिस न्यू लिमिट द पावर ऑफ ज़ैग्रेब हैव टू लोअर इनकम टैक्स बाय 0.6% एट द एंड ऑफ फरवरी। द हाईएस्ट सैलरी पेड आउट द जनरेट द इंक्रीज विल बी द हायर सैलरी 6000, ठीक है। तो भाई देखो, इनकम टैक्स 30% अप्लाइड होगा। 30% तो बोलते हैं, लेकिन 25% ही अप्लाइड होता है, ठीक है। मेन क्या है ना, कि मेन है कि 970 यूरोस तो अभी ऑफिशियली कर दी है, ठीक है। तो मेजोरिटी ऑफ एम्प्लॉयर्स अप्रोक्सीमेटली 70% अर्न लेस देन द एवरेज, ठीक है। ये तो भाई इनको चलो थोड़ी बहुत न्यूज़ बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, लेकिन आप ये देख सकते हो द मिनिमम वेजेस ऑफ फॉर जनवरी विद द फर्स्ट पे अंडर द न्यू सिस्टम इन फेब्रुवरी। न्यू सिस्टम इन फेब्रुवरी में जो बात कर रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन होगा, सेट द इंक्रीज बाय 15.5% ऑफ 970 यूरो ग्रोस। 970 ग्रोस सैलरी मिलेगी। ग्रोस मतलब कि एंड सैलरी इतनी तो मिलेगी ही मिलेगी, ओके। इवन द क्रोशियन पब्लिक सेक्टर हैजंट मैनेज टू each score to increase. Meanwhile, this year salary of the Croatian public has been increased twice by 3%। तो इसका बोलने का है कि भाई इस साल न ख़त्म होने से पहले पहले इन्होंने 3%, मतलब 2 बार 3% बढ़ा दी है सैलरी। तो अच्छी बात है ना भाई। लेकिन ये है कि सैलरी जब बढ़ती है तब इन्फ्लेशन के हिसाब से देख के बढ़ती है। लेकिन दूसरी कंट्रीज से देखा जाए तो भाई यहाँ पे ख़र्चा कम है ना। यहाँ पे मतलब कि 70 80 90 100 यूरो में भी आप गुजारा आराम से कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है, अच्छी चीज़ है, तो इसका भी फ़ायदा है। लेकिन अब तो ऑफिशियली बोल दिया कि भाई 970 यूरो हो जाएगी फरवरी मार्च वालों के लिए। कुछ लोगों को तो अभी शायद जो वर्क परमिट्स मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे, वो भी 970 यूरो के ही होंगे। तो भाई उसके लिए फ़ायदा है। लेकिन ऑफिशियली 970 तो हो चुकी है, टैक्स कट के आपको 700 यूरो तक, 700 तो बोल रहा हूँ मैं, लेकिन ज़्यादा ही मिलेगा, ठीक है।
तो ये आप पूरी चीज़ पढ़ लीजिएगा यार, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखो भाई क्या है ना कि मैं इतनी जल्दी इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि बहुत बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बड़ा बनना वीडियो बन जाएगा, आप भी थोड़ा बोर हो जाओगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें कवर करनी होती है ना। तो अब मतलब आपको शो करता रहूँगा, आप इमेजेस पढ़ते रहिएगा। जिसको इंग्लिश नहीं आती होगी उसको लो, अगर मैं आपको शॉर्ट में अगर मैं बता दूँ तो भाई कि इन सारी चीज़ों का ये लोग मतलब पास्ट सारी चीज़ों को कंपेयर कर करके 2022 2023 को कंपेयर करके फिर ये लोग डिटेल में आगे जो आप पढ़ोगे ना, जिसको भाई पढ़ सकता है बंदा, अगर आप स्क्रीनशॉट खींच के आपको ट्रांसलेट करना है तो आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो जिसको भी करना है वो कर सकता है, दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वरना अगर मैं आपको शॉर्ट बता दूँ तो 2023-24 की कंपैरिजन में आगे अभी यही बताया है कि भाई कि इंक्रीज़ हो चुकी है सैलरी 47, ठीक है। 12% पॉइंट ग्रोस सैलरी मतलब 12% इंक्रीज़ होती है हर साल, इनका बोलने का मतलब ये है, ठीक है। 10% 12%। अब हम लोग मेन आ जाते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है। तो बात ये करने की है, देखो भाई अब तो मेन अब मैंने इसको पढ़ा है, इसका बोलने का मतलब ये है कि यूरोप में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि बढ़ता है ना जब, वो होता है मतलब कि इसके अलावा मैं आपको जो इमेज शो हो रही है उसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना वो शायद नवंबर अक्टूबर अक्टूबर के स्टार्टिंग से थोड़ा सा निकालना चालू होता है, ठीक है। तो फरवरी के शायद मिड तक रहता है ना, जब तक मतलब सारा काम अच्छी तरीके से ना खुला हो, क्योंकि क्रिसमस होती है, न्यू ईयर होता है, तो थोड़े बहुत काम बंद होते हैं। किसी किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा स्नो पड़ जाती है, इसलिए थोड़ा काम शट डाउन भी हो जाता है। लेकिन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर एक ऐसा है कि जहाँ पे हमेशा काम होता है ना। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भाई कि दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम है क्रोएशिया में। मतलब कि यहाँ पे हायर करते हैं तो निकालते बहुत कम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये है कि सीजनल ज़्यादा लोग काम करते हैं यहाँ पे और माल्टा में। लेकिन यहाँ पर फ़ायदा ये है कि आप अगर कुछ गलत ना करो तो आपको निकालेंगे नहीं, है ना। अगर आप एक बार एक चीज़ में घुस गए ना, फिर आपको निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, अगर आप जब तक अपनी कोई गलती ना करें, है ना। तो भाई यही है, बाकी आपको इमेजेस शो हो रही है, आप ज़रूर देखिएगा, समझिएगा। बाकी कोई भी डाउट हो गया आप डेफिनेटली मैसेज कर सकते हैं, हम ट्राई करेंगे आपको 100% पर्सनली रिप्लाई करने की प्रायोरिटी, ओके। बाकी चलिए यार, थैंक यू सो मच जिसने जिसने ये वीडियो देखा और जिसको भाई परमिट्स आ रहे हैं, आएंगे, और परमिट्स के जितने भी कुछ भी अपडेट्स आता है मैं आपको डेफिनेटली 110% देख के बताता हूँ। बाकी यार थैंक यू सो मच, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ। चलिए, जय माता जी, बाय एंड गुड मॉर्निंग। ओके चलिए बाय।